अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान। 54,000 असामियाँ ख़त्म कर दी गई, इससे 56 अरब रुपए की बचत की गई। वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं। IMF कह रहा है जी नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 पर अपने अमल दरामद को आप यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ आपका इंडस्ट्रियल जोन है जो प्रेशर का शिकार है, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। हमने तो बहुत फ़ायदा पहुँचाया, हमें इससे क्या फ़ायदा होता रहा और हमें इससे क्या मामलात हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। स्क्रीनिंग के मामलात सामने आ रहे हैं, फिर टैक्सेशन के कुछ मामलात हैं, एक्सपोर्ट के हवाले से एक डेवलपमेंट सरचार्ज था उसको ख़त्म किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। सनती शोबा, बिजली के निर्ख, ये सबसे बड़ा मसला है। मुमकिन तौर पर इस पर क्या हो सकता है। IMF ने जिन जिन चीज़ों पर बात करने के लिए कहा था, क्या कोई नए टैक्सेशन हम लगते हुए देख रहे हैं। फिर जो इदारे हैं कई जो सफ़ेद हाथी बन गए हैं, उनके अखराजात कैसे कम करने हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्या जाना है, अगर जाना है तो कैसे जाना है। ज़राअत का मामला है, जो गरीब ममालिक हैं वहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी तबाहकारियाँ ला रहा है और उससे रिकवर करने में 20 से 25 साल लगते हैं एक मुल्क को। जब खड़ा होता है उस पर इन बिटवीन 3 से 4 बार क्लाइमेट चेंज की वजह से और तबाहकारियाँ वो देख लेते हैं ममालिक। अच्छा, इसकी वजह छोटे ममालिक कम है, बड़े ममालिक हैं जिनका हिस्सा कार्बन एमिशन में है। और हम इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। माहौलियात पे ज़रा आखिरी सेगमेंट है हमारा बात करने का, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान, इसकी इकॉनमी, इसमें बेहतरी कैसे आ रही है, क्या और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर हम रेगुलरली बात करते हैं। पर इस वक्त SME सेक्टर, इंडस्ट्री, इसको कैसे बेहतर करना है। क्या IMF के तमाम मामलात जो तय हुए उसके बाद कुछ टैक्सेशन और है ऐसी, और जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बात करना चाह रहे थे टैक्सेशन को लेकर, क्या वो मामलात पर कोई बेहतरी आई है, कोई डिस्कशन हुई है गवर्नमेंट और बिजनेसमैन की, इस पर भी बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत है, डॉक्टर ताहिर हिजाजी माहिर मईशत है, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। नईम साहब, पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि हम ज़रा इस चैप्टर पे बात कर लें। एक तो IMF वाला मामला, IMF ने काफ़ी सारी चीज़ों पर कहा था कि बेहतरी करें और ख़ास तौर पे नेशनल टैरिफ पॉलिसी, इसको मेक श्योर करें। क्या है नेशनल टैरिफ पॉलिसी में और कैसे मेक श्योर करें। देखिए, जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है वो तो अब देखिए IMF के अलावा WTO की भी रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो टैरिफ है ना वो ख़त्म करे। और ये हमने कमिट किया हुआ है कि हम 2030 तक जो है ना सारा टैरिफ जो है ना उसको ज़ीरो कर देंगे। उससे जो है ना पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पे अलाइन कर जाएगा उन तमाम मुल्कों से जो WTO के ऑर्डर के अंदर जो है ना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी इट इज़ डिसाइडेड है। उन्होंने कहा है कि हम थोड़ी थोड़ी परसेंटेज हर साल कम करेंगे और 2030 तक हम इसको रैशनलाइज कर देंगे विद द अदर कंट्रीज़। दूसरी बात जो आपने की है IMF की रिपोर्ट की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। IMF ने जो कहा है, बल्कि ये 180 पेजेस की एक रिपोर्ट है जो एक्चुअली हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे ही IMF ने बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो लिखी है। रिपोर्ट तो खैर थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन इसको ये इदारा जाती इस्लाहात, हाँ, ये गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है जिसको आप इदारा जाती इस्लाहात कहते हैं। और इसमें मुख्तलिफ इदारों के ऊपर बात की है कि जिसमें टैक्स की इस्लाहात शामिल हैं, इसमें SOEs की बात की है, इसमें जुडिशरी की भी बात की है, इसमें एलीट कल्चर की भी बात की है, इसमें शुगर के ऊपर भी बात की है कि किस तरह पाकिस्तान में ये जो शुगर का कार्टेल है किस तरह काम करता है। तो बेसिकली जो है ये सारा जो है उन्होंने कहा कि आपने पीछे 5.3 ट्रिलियन रुपीज़ का गवर्नमेंट को इसमें कोई पीछे बेनिफिट भी हुआ है जो इन्होंने इन इस्लाहात पे अमल किया भी है और आइंदा भी जो डिफरेंट दूसरी इस्लाहात हैं उन पे उन्होंने कहा है काम किया जाए। देखिए, बात यह है कि करप्शन का जो आंसर है वो तो पाकिस्तान में, उससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और जहाँ जहाँ फॉरेन एड आती है वहाँ ये एलिमेंट भी साथ साथ आता है। और ये ख़ास तौर पे जिन सेक्टर पे इन्होंने बातचीत की है वो बड़े सेंसिटिव भी हैं। देखिए, हमारा टैक्स का जो निज़ाम है वो बिल्कुल रैशनलाइज नहीं है, इसमें बहुत खामियां हैं, बहुत कोताहियाँ हैं। और मेरा ख्याल है कि FBR जो है वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ उनकी विल नहीं है, यहाँ वो उस तरह काम नहीं करते, यहाँ वो उन लोगों को टैक्स रेट में लाना नहीं चाहते, ना ला नहीं सके। उसके लोग डर भी रहे हैं। नहीं साहब, मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊं जी, लोगों का ट्रस्ट हम बिल्ड नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा मसला है।
लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि हम जब टैक्स देंगे तो हमें इसके रिटर्न में क्या सर मिलेगा। देखिए, ये तो एक बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह सही है कि ये रिटर्न नहीं है, और यही बातें, यही वो इस्लाहात हैं जिसमें इनको ये बताना चाहिए कि देखें जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह टैक्सेशन ली जाती है और जिस तरह वहाँ पे अवाम को मराहत दी जाती हैं और जिस पर ट्रांसपेरेंट सिस्टम को किया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान गिव एंड टेक। अच्छा, मैं चाहूंगा इस पे जरा डिटेल अगला सेगमेंट हम इस पे बात करते हैं। डॉक्टर ताहिर साहब प्लीज, ये IMF ने जो टैक्सेशन को लेके FBR पे तो उन्होंने बहुत बात की है, लेकिन हम तो अरसे से इसके रिफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं। क्या रिफॉर्म्स हैं जो नहीं हो पा रहे हमसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि FBR के बारे में जो वर्ल्ड बैंक की भी पहले रिपोर्ट आई थी कि 11,000 अरब रुपए की करप्शन होती है, जिसमें मेजर पार्ट FBR का है। पाकिस्तान की ओवरऑल 11,000 है, जिसमें से FBR का मेजर शेयर है। और जैसे कि नईम सिद्दीकी साहब जिक्र कर रहे थे, अब ट्रेड के अंदर जब भी प्रोडक्ट आते हैं और जाते हैं, उसके ऊपर कस्टम की अच्छी खासी करप्शन का एलिमेंट है और बड़ा ओपनली है। तो हमने जो रिफॉर्म करने के लिए जब जाते हैं हुकूमत के लिए, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रिफॉर्म हुकूमत तो खुद बैठ के तो नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के रिफॉर्म नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर को एक टीम बनानी पड़ती है जो रिफॉर्म कर सके। अब वो जो टीम बनाने का प्रोसेस है वो हमारा बड़ी बुरी तरह का फेलियर है। जब से पाकिस्तान बना है, हमने एक गवर्नेंस का सिस्टम या ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लाया हुआ है जो एक दूसरे को यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक का कल्चर है। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस बनाने को तैयार नहीं। तो पहली बात तो ये है कि हम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हमें वो चाहिए जिससे कि हम करप्ट को पकड़ सकें या करप्ट को रोक सकें। तो इस वजह से हमारा कोई भी रिफॉर्म एजेंडा या हुकूमत का कोई भी फैसला जो है ऊपर से जब नीचे जाता है तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, और हम समझते हैं कि जी रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। तो FBR, इस वजह से हम FBR को चेंज नहीं कर सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये तो अंडरस्टूड है कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई है, और जब तक कि हम इसके लिए नई कोई अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं लाएंगे तब तक हम इस करप्शन को रोक नहीं सकते। मिनिमाइज थोड़ी बहुती कर लेंगे, रोक नहीं सकेंगे। ठीक है। अच्छा सर, मैं इस पे एक चीज जरा, एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं इस पे जरा डिटेल और भी बात करते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से नईम साहब प्लीज, ब्रेक के बाद आपसे भी इस पे डिस्कस करना है। एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा नईम साहब, हमने टैक्सेशन पे थोड़ी सी बात और भी करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जरा सनतों और दीगर मामलात पे जाएं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड क्या फ़र्क पड़ा, और वहाँ का तो तजारती हजम बहुत ज़्यादा बढ़ा, उन्हें तो बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। कितना पाकिस्तान ने बाहें खोल रखी हैं, अब समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। देखिए जी, पाकिस्तान ने तो पिछले 70 साल से अफ़गानिस्तान के लोगों को और अफ़गानिस्तान को अपना बड़ा ब्रदरली कंट्री कंसिडर किया है, और उनके लोगों को हम पिछले 40 साल से उनकी खिदमत कर रहे हैं। वॉर ऑफ टेरर में पाकिस्तान की जितनी कंट्रीब्यूशन है वो शायद ही दुनिया में किसी और मुल्क की होगी। और अफ़गानिस्तान के साथ हमने हर तरह से अपना मजहबी तौर पे, कल्चरल तौर पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पे उनको फैसिलिटेट किया। और देखिए अफ़गानिस्तान को सबसे जो बेहतरीन पोर्ट भी लगती है ना, वो कराची ही की लगती है, क्योंकि उनका तमाम कार्गो जो यहाँ से आता है। अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि वो जब अपनी इंपोर्ट को ईरान से या दूसरे मुल्कों से करते हैं, तो एक तो ईरान से इंपोर्ट करने में उनको तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है, और जब वो सेंट्रल एशिया के रूट से करते हैं तो उनको 1 महीना लग जाता है। और उसमें अभी तक उनको चमन बॉर्डर और ये तोरखम बॉर्डर की इंपोर्ट में ही $200 मिलियन का उनको नुकसान हो चुका है इस दोनों सेक्टर से इंपोर्ट बंद होने से। लेकिन उसकी दूसरी सूरत हाल अगर आप ये देखें वो ये है कि इसके बावजूद वो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि खून और तजारत दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है अफ़गान गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान का कि वो अपने मुल्क में उन शरपसंदों को कंट्रोल करे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में बदअमनी या दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। अब ये सिचुएशन ये है कि अब जो 350 अरब रुपए का तकरीबन सामान वहाँ जाता था, जिसमें से 100 अरब का सामान वापस आ जाता था, और जिससे पाकिस्तान में स्मगलिंग और ख़ास तौर पर देखें ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं ये वो आती थी वहाँ से और यहाँ पे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती थी। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि एक तो स्मगलिंग रुक रही है
दूसरा ये है कि अब इन्होंने ये किया है कि अब जो भी सामान वहाँ से आएगा उसकी एक होता है नॉन इंट्रूसिव इंस्पेक्शन NII जिसको कहते हैं, ये है ये बगैर किसी कंटेनर को खोले और उसकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस, वो क्या उसको कहते हैं एक्सरेज और गैमा रेज से आप उसको देख सकेंगे। ये 30% जो कंटेनर वहाँ से आएंगे उनकी जो है इंस्पेक्शन जो है इसके थ्रू होगी, और इसमें जो है जो कार्गो आपका है अफगानिस्तान के रास्ते से जो भी आएगा उसको इजीली मतलब आप मिनटों में स्क्रीन कर लेंगे। तो आप वो जो कार्गो को खोलना, चेक करना क्या आया, फिर दोबारा उसको रखना, ये सारी चीज़ों से निजात मिलेगी और आपका प्रोसेस जो है ना बॉर्डर पे तेज़ हो जाएगा। और जो हमारी जो जैसे NLC है दूसरी एजेंसी। अच्छा, वैसे मैं वजीर खान बॉर्डर पे इसका खुद देख कर आया हूँ। मैं ज़रा इससे और टॉपिक भी आज काफ़ी सारे हमें बहुत डिस्कशन आज करनी है इन चीज़ों पर। ताहिर साहब, ज़रा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से हम तो इन्हें बड़ा मौका दे रहे थे, हमने तो सालों साल ओपन रखा और काफ़ी कुछ तो हम उन्हें देते थे, काफ़ी कुछ वहाँ से भी आता था। पाकिस्तान ने इनको इकॉनमी का एक बेहतरीन ज़रिया दिया था। अब लग पता क्या कि जिस तरह की दहशत गर्दी यहाँ भेज रहे थे या जिस तरह के इनके रवैये भारत की झोली में बैठ गए, अब करें ना उनके साथ ट्रेड, वो खोलते हैं अच्छी तरह दरवाजे। एक्चुअली अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल ट्रेड है वो एक्सपोर्ट जो है अफगानिस्तान से वो 1.75 बिलियन डॉलर के बराबर है, और जबकि इंपोर्ट उनका 8.5 बिलियन डॉलर का है। और दिलचस्प बात यह है कि 70 to 80% ये जो जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है वो पाकिस्तान के रास्ते से गई है। ऑफिशियली पाकिस्तान से इंपोर्ट उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते से सारा कुछ जाता है। अभी अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो हमें थोड़ी समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान जब हमें रिस्पांस नहीं कर रहा इस टेररिज्म के हवाले से, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि अफगान गवर्नमेंट जो है ना इतनी मजबूत गवर्नमेंट नहीं है। वो बहुत से फ्रैक्शंस हैं। अब आप खुद ही सोचें, उनके कितने बहुत से प्रोविंसेस हैं, फिर बहुत से ग्रुप्स हैं, और वो सारे ग्रुप्स मिलके इस वक्त एक हुकूमत जो हम समझते हैं शायद इकट्ठे मिलके हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बहुत फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट है। अगर वो तालिबान पे हाथ डालते, वो TTP पे हाथ डालते हैं, तो वो कोई और फैक्शन उनके हाथ से निकल जाता है। तो इस वजह से वो एक बहुत बुरी पोजीशन में। लेकिन अब जब से ये जिस तरह बड़ा अच्छा नईम सिद्दीकी साहब ने एनालिसिस किया और जिस तरह मुख्तलिफ राइटर्स ने, खातून ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि थैंक यू वेरी मच अफगानिस्तान, तो बेसिकली हमें जो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया इस सारी स्मगलिंग रुक जाने की वजह से, और पाकिस्तान का जो हम फ्री ट्रेड दे रहे थे फ्री नहीं होगा। मतलब ये हम तो ये समझते हैं ना कि जो कराची से आएगा तो हमने उस पर अब जो कुछ ना कुछ टैक्स या टैरिफ लगाना शुरू करें। अगर इंडिया से हम ट्रेड अलो करते हैं तो उस पर टैरिफ 3 गुना ज़्यादा लगाएं, व्हाटएवर जो हम करें। लेकिन अब हम कर सकेंगे जो पहले हम एक अच्छी पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान को अकोमोडेट करते हुए हम लोग उनको पूरी मुराद दे रहे थे। और ख़ासकर ये जो नईम सिद्दीकी साहब ने 100 बिलियन की जो स्मगलिंग की बात की है, जिससे कि पाकिस्तान को बहुत माशी नुकसान हो रहा था और स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारी ख़राब हो रही हैं, उसकी वजह से वो बंद हो जाने से हमें बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और मेरे ख्याल ये हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, ये चाहे किसी किस्म का भी एग्रीमेंट हो, इसमें यह नहीं खुलना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान के पास ईरान और जैसे कि आपने कहा नॉर्दर्न एरिया से 2 चैनल्स हैं। अभी वो देखें चावल वहाँ तकरीबन 300 अफगानी में महंगा हो गया है, आटा इस तरीके से 150 अफगानी फी किलो महंगा हो गया है। अब वो क्यों महंगा हो रहा है? क्यों पहले तो पाकिस्तान से जा रहा था। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान जो था वो अफगानिस्तान के डॉलरों की जो ट्रांजैक्शंस और बिजनेस है, जिसमें कि पेशावर वादा एक मार्केट थी एक्सचेंज की, और उस फ्लक्चुएशंस पे स्टेट बैंक भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो अब आप ये फ़ायदा हो गया कि हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सारे फिनोमिना से जो है और जो ट्रेड का सिचुएशन आई है, उससे पाकिस्तान को अब दोबारा एक नए तरीके से एक एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। और उम्मीद है कि अफगानिस्तान काफ़ी तंगी गुजारने के बाद 6 महीने या साल के बाद वो सारे ग्रुप इस चीज़ पे शायद इत्तेहाद कर लें कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो टेररिस्ट हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह ये प्रेशर जब तक उन्हें समझ नहीं आएगी सर, वो अपना खुद बेड़ा गर्क खुद करने पे तुले और बैठे जाके भारत की झोली में, वो उन्हें समझ आ जाएगी। वापस आए सर, अब जरा हम बात करते हैं पाकिस्तान सनती पैदावार। क्या नईम साहब, क्यों हम पर इतना प्रेशर है सनती पैदावार को लेके? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग
अब शायद एक सेक्टर हमारा थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी टेक्सटाइल के शोबे में। बाकी हमारे पास जो बड़े बड़े शोबे हुआ करते थे बाकी, उनका क्या सिचुएशन है? फिर छोटी जो स्केल के कारखाने हैं उनकी क्या सिचुएशन है? बिजली के टैरिफ हैं, दीगर टैक्सेशन बढ़ रही है। आप नहीं समझते कि इसकी सपोर्ट जब तक प्रॉपर ना हो, और क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि इसकी सपोर्ट हो ताकि बेहतरी आए, कम से कम रोज़गार के मौके पैदा हो, इंजेक्शन आए हमारी इकॉनमी में बेहतर? अच्छा सर, ये जो आपने बात की है ना, ये आपने सही दुखती रग पे हाथ रखा है इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर। देखिए, मुल्क जो है ना वो चलता है सनतों से, वो डायरेक्ट टैक्स के ज़ोर पे या ज़बरदस्ती टैक्स लेने से नहीं चलता। सनतें चलेगी तो खुद ब खुद रेवेन्यू पैदा होगा, खुद ब खुद टैक्सेशन आएगी, मुल्क चलेगा, जॉब बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को फ़ायदा होगा, तो अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो मैं इस वक्त बातें कर रहा हूँ, ये आम आदमी की बात है। मतलब मैं एज अ बिजनेस मैन अगर आप मुझे पूछें कि मैं डायरेक्ट किस चीज़ से इफेक्ट होता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप टैक्सेशन से इफेक्ट होते हैं। दूसरा, फिर आप जो गवर्नमेंट की कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है, आप रातों रात उठ के कोई ऐसा SRO आ जाता है जो आपकी सारी जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, बिज़नेस को डिस्टर्ब कर देता है। फिर इसमें डिस्पेरिटी इन द फैसिलिटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि आप किस सेक्टर को मुराद दे रहे हैं, किस सेक्टर को। जैसे IMF की रिपोर्ट में आपने देखा कि उन्होंने हर एरिया को लहदा उसको डिफ़ाइन किया है कि किस में क्या प्रॉब्लम है और किसको आप कैसे। मतलब अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एलीट एरिया ही है जो शुगर मिलें लगा सकते हैं और आम आदमी को परमिशन नहीं है वो काम करने की, या दूसरे बिजनेस में इसको नहीं लगा सकता, इस तरह सीमेंट में कार्टल है, इसी तरह दूसरे सेक्टर है इसमें कार्टल चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। और जब तक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, और छोटे कारखाने ख़ास तौर पर जो SME सेक्टर है जो 80% किसी मुल्क की इकॉनमी को और हमारे मुल्क की इकॉनमी को भी वो सपोर्ट करता है, उसको जब तक आप बेहतर मुराद नहीं देंगे, उनको बिजली का रेट ठीक नहीं करेंगे, उनको टैक्सेशन में फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको अननेसेसरी नोटिस नहीं देंगे, उनके ऊपर देखिए आजकल जैसे ज़बरदस्ती हर दुकान पे FBI जा रहा है जी, POS लगाओ, ये करो, वो करो, डिजिटल इनवॉइसिंग। भाई पहले अपने सिस्टम को तो ठीक कर लें, लोगों में फियर मत पैदा करें, लोगों को काम करने दें। आप टेक्सटाइल की बात करें, देखें बांग्लादेश को देख लें, वियतनाम को देख लें, कंबोडिया को देख लें। आप देखें सर्जिकल क्या, आपकी सारी चीज़ें अच्छी होती थी, आप दुनिया में बेहतरीन एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में खौफ पैदा। देखिए मैं आपको हकीकत एक बिजनेसमैन की तर्जमानी आपको कर रहा हूँ कि लोगों में खौफ पैदा हो गया है। उनको कोई पता नहीं किस वक्त आपके दफ्तर के दरवाज़ों को तोड़ के अंदर आ जाएँ और आगे आपकी चीज़ों के ऊपर काबूद हो जाएँ और कहें जी कि आपने ये भी किया, ये देखें। जब तक ये फियर, अभी देखें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अभी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में तकरीर की, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा मुल्क तरक्की करेगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3.5% और अगले साल 4% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो IMF कह रहा है कि आप 6 से 7% भी अपनी ग्रोथ ले जा सकते हैं अगर आप करप्शन कंट्रोल कर लें। तो करप्शन खाली ये नहीं है कि आप माली करप्शन करते हैं, करप्शन ये भी है कि आप लोगों को तंग करते हैं, करप्शन ये भी है आप किसी को काम नहीं करने देते, करप्शन ये भी है कि आप फैसिलिटेट नहीं करते, करप्शन ये भी है आप लोगों को इजाज़त नहीं देते ये काम करने की। तो सर ये चीज़ों को 4 से 10 महकमों से तो 36 महकमे, एक इंडस्ट्री को 36 महकमों को डील करना पड़ता है। कभी वापडा वाले आ रहे हैं, कभी EOB वाले, एक छोटे सा सर डॉक्टर आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर ताहिर साहब ठीक हो गया। डॉक्टर ताहिर साहब प्लीज इस पे आपका व्यू चाहिए सर। ये हम इंडस्ट्री, इसकी बेहतरी, ये महंगे टैरिफ, ये कदगने रेगुलेशंस, कैसे चलेगा मामला? ये बहुत अच्छा नईम सिद्दीकी साहब ने कहते हैं। अच्छा इसमें एक चीज ऐड कीजिएगा, माजरत सर, ये भी कि हम इतने सारे मुश्किलात के बाद ये जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर रहे हैं, क्या कोई फायदा हो जाएगा इससे? जी बिल्कुल फायदा होगा। देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर आज सुबह मैं देख रहा था कि ओमान गए थे ट्रेड के ऊपर, $1 बिलियन की हम ट्रेड करेंगे। अब बात यह कि आप प्रोडक्शन की साइड पे आपको तवज्जो देना बहुत जरूरी है। जैसे नईम सिद्दीकी सब कह रहे हैं, बात यह है कि आप नदीम उल हक साहब भी बड़ा बाहर खुल के कहते हैं कि 5 साल के लिए आप छोड़ दें अवाम को, जहां भी इंडस्ट्री लगाता है, जिस किस्म की भी इंडस्ट्री लगाता है लगाने दें।
5 साल ना उससे पूछे, ना टैक्स लें, ना कुछ करें, ना उसको इजाजत की कोई जरूरत है, ताकि एकदम से इकोनॉमी ग्रो हो। देखिए खासकर पाकिस्तान पे खास अल्लाह ताला की मेहरबानी आई है पिछले 3-4 साल में, वो है सोलर एनर्जी की। कि अब आपको अगर आपने चीचावतनी के किसी गांव में इंडस्ट्री लगानी है ना, तो आपको अब ग्रिड से कनेक्शन नहीं लेना, आपने दिन को सोलर लगाना है और धूप से आपने इंडस्ट्री चलानी। तो इस हालात में ये बहुत सख्त जरूरी हो चुका है कि हम जगह जगह इंडस्ट्रियल स्टेट लगाएं और आवाम को कहें कि तुम शुरू करो, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो प्रोड्यूस करो, और एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ पूरी कोशिश करें और एक्सपोर्ट बढ़ाएं। बात सीधी सी है कि कॉस्ट ऑफ जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें देखें बिजली की रेट ज्यादा है, पेट्रोल की रेट ज्यादा है, आपकी हर चीज की, और सबसे बड़ी जो इन्होंने बात की है ना कि आप हर चीज के ऊपर खौफ पैदा कर दिया है, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। आप इन तमाम कॉस्ट को पीछे करें, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें, फ्रीडम ऑफ इन्वेस्टमेंट दें, फ्रीडम ऑफ डिसीजन दें, तो आप देखें कि इकोनॉमी एकदम से ग्रो करनी शुरू हो जाएगी और एकदम से ओवर पीरियड ऑफ 1-2 ईयर्स हम एकदम से बहुत हाई ग्रोथ पे चले जाएं। अच्छा, एक अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये जो डेवलपमेंट सरचार्ज का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका फ़ायदा तो तब होगा ना जब आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से रैशनलाइज करेंगे। नहीं साहब, अगर नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है? ये जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज था, ये 0.25% एक्सपोर्ट के ऊपर, इसका बहुत अरसे से एक्सपोर्टर्स ने कहा हुआ था कि इसको ख़त्म करें, तो गवर्नमेंट ने ये ख़त्म कर दिया। चलो ये एक अच्छा एग्ज़ाम है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। वो सारी चीज़ें देखिए सर, बात ये है कि देखना ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव कैसे हो सकता है, और पाकिस्तान के पास कैसा ऐसा एक्सपोर्ट सरप्लस हो सकता है जो हम इंटरनेशनल मार्केट में फ़ौरन प्रोवाइड कर सकें। देखिए हमारा मसला इस वक्त जो मैं समझता हूँ, मेरी नाकस राय के मुताबिक, हमारा जो इस वक्त मैन्युफैक्चरर है ना, वो स्टॉकिंग नहीं कर रहा, वो ऑर्डर बेस्ड काम कर रहा है। अगर ये जैसे दुबई में या दूसरे उन मुल्कों में जहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी मौजूद है, वहाँ पे जब तक देखिए हमारे तो जो हमसाए मुल्क हैं, ये हमारे जो दूसरे और कंपटीटर्स हैं ना, उन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउस लिए हुए हैं, वहाँ उनके स्टॉक्स मौजूद हैं, वो इमीडिएटली डिलीवर कर देते हैं। और ये जब तक आप ये इस पर अमल नहीं करेंगे, वो बात ये लोगों में हौसला पैदा करें, उनको कहें कि आप काम करो। और मैं कहता हूँ कि आप ये ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पे नईम साहब, थैंक यू सो मच। नईम सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर ताहिर एजाजी साहब का बहुत शुक्रिया, दोनों हजरात ने हमें प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। बड़ी डिटेल इकॉनमी पर बात हुई। ब्रेक के बाद हम जरा बात करेंगे माहौलियात को लेकर। जंगलात तेजी से कटाई की तरफ है, 4.8% रह गई है आबादी जंगलात की। क्या फ़र्क डाल रही है ये माहौलियात पे, क्या फ़र्क डाल रही है ये हमारी इकोनॉमी पे, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, माहौलियात को लेकर ज़रा बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माहौलियात की बेहतरी और माहौलियाती आलूदगी से दूरी, लेकिन यहाँ पर स्मोक, फैक्ट्रियों का धुआं, दीगर मामलात, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ भी परेशानी में हैं, चूँकि स्मोक की वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ये स्मोक है या फैक्ट्रियाँ इसके ज़िम्मेदार हैं, टायर जलाना है, गाड़ियों का धुआं है, मामला क्या है, इस पर भी बात करके देखेंगे। जंगलात तेज़ी से कटाई की जानिब है और जहाँ पर जंगलात काटे जाते हैं वहाँ पर बारिशें, मौसम की तब्दीली, गर्मी की हिद्दत, ये सब बढ़ जाता है और बड़ी अजीब सिचुएशन में वो मुल्क आ जाते हैं। सालाना तब्दीली से, सालाना अगर हम माहौलियाती तब्दीली की बात करें, जिससे 30 लाख लोग मुतासर हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है मुतासर होने वालों में। ज़राअत पर इसके क्या असरात हैं, क्लाइमेट इमदाद से क्या हो रहा है, कॉप के बाद क्या तब्दीली आती है जब भी कॉप मुनक्किद होती है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा माहिर माहौलियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज साहब, जंगलात की तेज़ी से कटाई, 4.8% जंगलात बाकी रह गए और ये मेरा ख्याल है बड़ी ख़तरनाक हद तक हम जंगलात को कम करते चले जा रहे हैं। जी, बुनियादी तौर पर जो 4.8 का जो फिगर है वो भी जो है क्वेश्चन मार्क है उस पर, क्योंकि जो ऐसे इलाके भी हैं जहां जो कंसिडर करते हैं हम जंगलात महकमा जंगलात उनको कंट्रोल करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जंगल भी मौजूद हो। दूसरा जो उससे जिस तरह आपने पहले कहा कि जो है इसका जो सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि हमारे जो इस वक्त जो माहौलियात और क्लाइमेट चेंज के जो सिनेरियोज हैं उसमें जंगलात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जितना जंगल ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी।
जितना जंगल ज्यादा होगा उतना पानी हमें ज्यादा दस्तयाब होगा, क्योंकि अगर जंगल है तो वो पानी है, और अगर पानी है तो जिंदगी है। जंगलात के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे जो जितनी भी अभी इस वक्त जो 2025 की बारिशें और उससे जो सॉइल की इरोजन हुई है, उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि वो इलाके जहाँ से जंगलात की कटाई की गई वो वहाँ पे सॉइल की स्टेबिलिटी को जो है वो कंप्रोमाइज किया गया, जिसकी वजह से जब ज्यादा बारिशें हुई तो कोई रुकावट नहीं, कोई जो जंगलात का रूट सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि ये जो बाइंडिंग एक फैक्टर है, तो वो चूंकि बाइंडिंग फैक्टर नहीं रहा, सॉइल जो है उसको वो अरोड हुआ। अब जो सॉइल का खासतौर पर जो टॉप सॉइल होता है, जिस तरह आपने ज़राअत के हवाले से बात की, तो जो ज़रूरी तौर पर इंतहाई प्रोडक्टिव सॉइल जो है वो वही टॉप सॉइल होता है, और उसको बनने में दहाइयाँ लगती हैं तो वो फॉर्म होता है। तो जब बारिश होती है तो वो इरोड हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो ज़मीन जो है उसकी ज़रख़ेज़ी जो है वो उससे कम होती है। तो जंगलात का किरदार तो बहुत अहम है, लेकिन जो सबसे एक और बड़ा फैक्टर जो है वो अर्बनाइजेशन है। हमारे जो ऐसे इलाके जो फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के हवाले से बड़े प्रोडक्टिव, जो दरियाओं के किनारे, वहाँ पे तो सारी डेवलपमेंट हो गई है। हमारे जो अर्बन प्लानिंग है वो इस तरह हुई है कि वो कंप्रोमाइज किया है हमने एग्रीकल्चर लैंड पे, और अल्टीमेटली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम कुछ प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट अपने तौर पर कर तो रही है, लेकिन उसके असरात होने में वो 40-50 साल तो लगेंगे। तो उस वक्त तक जो है जंगलात की हालत और मजीद जो है वो खराब होती जाए। 40-50 साल सर, ये तो बड़ा अरसा है। डॉक्टर ज़ैनब, जंगलात, जी मैं सर आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर ज़ैनब, जंगलात को लेके सिर्फ 4.8% जंगलात बाकी रह गए हैं हमारे पास। ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। क्या फ़र्क पड़ेगा माहौलियात में इससे? देखें, बिल्कुल ये एक बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सिचुएशन है। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोग्राम्स आए जंगलात के कवर को बढ़ाने के लिए, जिसमें आपके पास रेड प्लस था, उससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स आए। इसके अलावा जो है आपके पास बिलियन ट्री सुनामी आया, फिर उसके बाद अब अपस्केलिंग ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट ये भी चल रहा है। तो हर दफ़ा शजरकारी की मुहिम होती है। इसके अलावा साथ साथ मज़ीद दरख्त जंगलात लगाए जाते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जंगलात का कवर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि टिम्बर माफिया को कंट्रोल करने के लिए कोई आपके पास इन्फोर्समेंट नहीं है। आपके लोकल डिपार्टमेंट्स बेबस हैं इस मामले में, खास तौर पर आपके नॉर्दर्न एरियाज में, खैबर पख्तूनख्वा साइड पे और इवन साउथ पंजाब साइड पे भी आपके जो है टिम्बर माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और फॉरेस्ट गवर्नेंस बहुत वीक है। इसीलिए आपका जंगलात का कवर इतने प्रोजेक्ट्स के बावजूद जो है वो डिक्लाइन करता रहता है, और इसीलिए आपका माइक्रो क्लाइमेट, जो कि एक एरिया का लोकल क्लाइमेट होता है, वो सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ गर्मी होती है, और क्लाउड बर्स्ट जैसे वाकयात वहाँ रूनुमा होते हैं, ग्लेशियर्स जल्दी पिघलते हैं। ये सारा कनेक्टेड है क्योंकि जंगलात आपका कार्बन सिंक के तौर पर एक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो पहाड़ों के ऊपर, ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात करूँ डॉक्टर एजाज साहब, जंगलात के ख़ात्मे से जो ऊपर से पानी का बहाव था वो बहुत तेज़ हुआ, उससे बड़ी तबाहकारियाँ लास्ट टाइम हमने देखी। इसके साथ साथ जो जंगली हयात है उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई। उसका भी जो आपके रेयर या यूनिक एनिमल्स हैं वो पाकिस्तान में ख़त्म होना शुरू हो गए। फिर हमारे जो जंगलात हैं वो हमारे लिए बारिश और दीगर मामलात माहौलियात में बड़ा एडअप करते हैं। ज़रा इसके हवाले से भी हमें बताइएगा। जी, बुनियादी तौर पर अगर हम जंगलात के हवाले से जब भी बात करते हैं तो इसके इतने फ़वाइद हैं, लेकिन वो जो फ़वाइद हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि अगर हम सिर्फ वो जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के तौर पर देखें तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनकी ये जो है हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो बहुत से परिंदे हैं जिनका मस्कन जो है वो है। आपने भी बात की कि जब ये बारिशें हुई हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो जंगलात के ना होने की वजह से नुकसानात हुई। अभी आप देखें जो नॉर्दर्न एरिया में गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी वो लैंडस्लाइडिंग हुई है, जितने भी जो मैसिव फ्लैश फ्लड जो आए हैं, वो उनकी बुनियादी वजह यही थी कि ये उन इलाकों में आए हैं जहाँ पे जंगलात को ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह अभी कहा कि जो है टिम्बर माफिया इतना एक्टिव है, मैंने जो कहा था कि 40-50 साल, उसकी वजह यही थी कि एक दरख्त जो है उसको मेच्योर होने में, ख़ासतौर पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो दरख्त हैं हमारे, जो नॉर्थ पाकिस्तान में हैं, वो ऐसे हैं जो स्लो ग्रोइंग हैं, उनको मेच्योर होने में 40-50 साल लगते हैं।
तो एक दरख्त अगर आप आज लगाएंगे तो उसका जो फल से मुराद ये है कि जो उसके बेनिफिट्स हैं उनको लेने में भी आपको 25-30 साल से जो है ना वो सिलसिला शुरू होगा। तो वो वो बेनिफिट्स हैं वो उससे जो, और इसी तरह जो इनका जिस तरह ये एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है वो बाइंड करते हैं सॉइल को, और जो सॉइल की बाइंडिंग वो बड़ी जरूरी होती है, अदरवाइज फिर ये सॉइल जो है वो बह के नीचे की तरफ जाता है और अनप्रोटेक्टिव सॉइल जो है वो ऊपर रह जाता है, और उससे जो हमें अगर हम एग्रीकल्चर वहां पे कर रहे हैं हमें मैसिव इनपुट की जरूरत है, हमें ज्यादा खाद की जरूरत है, हमें बीज की तादाद बढ़ाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्रो करें। तो एक कोई फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जंगलात की कमी की वजह से जो है वो, और फिर पानी का उसके साथ बड़ा ज्यादा लिंक है। जो हमारा जो नॉर्दर्न एरिया, जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है, वो वहां से जो चश्मे फूटते हैं पानी की, जो बहुत सारी बहुत बड़ी मिकदार जो है हम वहां से हासिल करते हैं ग्लेशियर मेल्ट और जो रिवर के थ्रू, उसमें यही है कि वो जो जंगलात हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो उनकी वजह से वो पानी जो है वहां पे जज्ब हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, जंगली हयात का मैंने जिक्र इसलिए किया, हमारे यहाँ बड़ा कम होता है कि इसके बारे में सोचा जाए। डॉक्टर ज़ैनब, जंगली हयात को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है इन चीज़ों से। बड़े रेयर एनिमल्स थे हमारे पास, जैसे हमने स्नो लेपर्ड्स और बाकी जो हमारे यहाँ लेपर्ड्स या चीते या टाइगर्स की हम बात करें कि मौजूद हुआ करते थे, अब ये भी ख़त्म होते मादूम होते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जंगलात जो है वो हैबिटेट होता है, आपकी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं, स्पीशीज होते हैं, और उनका जो है वो इकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं जंगलात। और ख़ास तौर पे अगर आप मिसाल ले लें, चले इस्लामाबाद की मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे मारगला हिल्स में जंगलात इतना ज़्यादा फैला हुआ था। कॉमन लेपर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता था। कॉमन लेपर्ड जो है वो बहुत, उसकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई। वो तो फिर आपके ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसको देखा और लेपर्ड प्रोटेक्शन जोन बनाई, क्योंकि अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होती है वैसे वैसे ये जो आपके जंगली हशरात हैं या जानवर हैं, इनकी जगह ख़त्म होती जाती है, इंक्रोच कर जाते हैं। और एक सबसे बड़ा मसला ये है हमारे मुल्क में कि कोई लैंड यूज मैनेजमेंट प्लान की इन्फोर्समेंट ही नहीं है। आपका एग्रीकल्चरल लैंड भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, या आपका कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट फार्मिंग में कन्वर्ट कर देता है, या फिर आपका जो है ये जंगलात का कवर जो है वो डिक्लाइन होता रहता है, या प्राइवेट लैंड ओनरशिप आ जाती है इसमें। तो कोई इसके राइट्स और इस पे कोई चीज ओनरशिप और उस चीज के हवाले से कोई इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कवानीन उस तरह से नहीं है। हाँ, जंगलात की कटाई पे और इलीगल टिम्बर पे हमारा पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, फॉरेस्ट पॉलिसी भी आई, लेकिन उस पे आपकी जब इन्फोर्समेंट ही नहीं और सजाएं इतनी हल्की हैं कि किसी को भी फर्क नहीं पड़े कि कुछ हजारों के फाइन देना पड़ेगा और वो जितना मर्जी टिम्बर काट ले। और अब तो आपके बड़े बड़े शहरों में ये टिम्बर माफिया ये दरख्तों को खुलेआम जो है वो ट्रक्स जा रहे होते हैं, कोई उनको नहीं रोकता, कोई उस पर चेक इन बैलेंस नहीं है, हालांकि हम मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है। तो बिल्कुल आपके कितने सारे स्पीशीज ऐसे हैं जानवरों के जो कि आप रेयर हो गए हैं, या आपके रेड लिस्ट में आ गए हैं IUCN की, या आपके इंडेंजर्ड हो गए हैं, या आप यहाँ से मूव कर गए, माइग्रेट कर गए, तो अब वो इस वजह से आपको दिखाई नहीं देते। तो बिल्कुल जो जंगलात का कवर है उससे आपकी पूरी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि जहां पहले कुछ बड़े शहरों में आपको ये कॉमन चिड़िया जो है ये इसके अलावा जी वो तो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है, हम बचपन से देखते आ रहे थे। तोते खत्म हो गए बिल्कुल, और वो वाकई में वो तो नॉर्मली घरों में पाई जाती थी, हर घर के किसी न किसी किचन में किसी एरिया में नज़र आती थी। ये बात बिल्कुल सही है, और ये शायद आपने तवज्जो मबजूल करवाई तो वाकई में ये बात दुरुस्त है कि वो भी हम नहीं देख पा रहे। सर ये कॉप, डॉक्टर एजाज साहब, क्या वो फ़र्क पड़ता है? कॉप अभी रिसेंट हुई, इमदाद बढ़ रही है माहौलियात के लिए, गरीब मुल्कों के लिए क्लाइमेट की इमदाद को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बड़े ममालिक हैं जो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं क्लाइमेट चेंज में या उसकी ख़राबी में, उनके लिए क्या इकदाम हैं? सिर्फ इमदाद बढ़ाना काफ़ी है? और जो इमदाद है क्या वो भी काफ़ी है? देखें, ये जो है ना बहुत लंबी बहस चल रही है। इमदाद बढ़ाने और इमदाद देने में बड़ा फ़र्क है। इमदाद जो है ना, ये सारी बातें ही हैं। अभी तक जितने भी जो कमिटमेंट्स हुई हैं वो हर साल, हर दूसरे साल या हर 5 साल बाद जो है वो टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज जो है अवेलेबल नहीं होते। बड़ी मुश्किल से जो है बड़े अरसे से लगे हुए थे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बातचीत हो रही थी, वो कहीं अब जाके आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होना शुरू हुआ है, और उसको भी बहुत टाइम लगा है। तो ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बेचारे हमेशा ये इसी मसले में रहते हैं, इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि हमारी जो है वो
ट्रिपल हो गया अडाप्टेशन फाइनेंस 2035, जो कि 2030 तक था, अब वो 35 पे कर दिया है। तो अब 2035 जब आएगा तो उस वक्त कोई और चीज जो है वो सामने आ जाएगी, और जो है अल्टीमेटली जो वो फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस बनती हैं उनकी, उन ममालिक की, वो उससे कतराते ही रहते हैं। अभी ये जो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो काफी अरसे से कोशिश के बाद ऑपरेशनल हुए हैं, लेकिन ये जो सिर्फ एक इंसिडेंस जो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, 2022 के जो सैलाब और तूफान आया था, उसमें 33 से 40 बिलियन यूएस डॉलर की बात हो रही है। तो एक मुल्क जो है अगर वो एक इवेंट से इतना सफर कर रहा है, फिर 2025 के जो अभी सैलाब आए हैं, इसके जो नुकसानात हैं उसका तखमीना भी लग रहा है, वो भी इसी रेंज में कहीं होंगे। थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये जो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका एक जो है ना स्ट्रेटजी है कि इन चीज़ों को आगे प्रोलॉन्ग करते जाएं, उसके बाद फिर देखेंगे जब वो वक्त आएगा। तो मुझे नहीं उम्मीद कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई जो है ना वो हल होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं कि इसमें कम से कम ये है कि हम ये कह रहे हैं प्लेज जो है वो आप से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। प्लेजेस करते करते हम इस मौके पे इस जगह पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक जो है इम्प्लीमेंटेशन में हमें काफ़ी गैप नजर आ रहा है। ठीक है डॉक्टर ज़ैनब, प्लीज़ इस पे ज़रा हमें बताइएगा, कॉप क्या फ़ायदा होता है इन कॉन्फ्रेंसेस के बाद जब इमदाद बढ़ती है? इमदाद कहाँ किन सेक्टर्स में माहौलियात की बेहतरी के लिए लगती है? पर क्लाइमेट चेंज के जो मुतासरा ममालिक हैं और जो इसकी वजह बन रहे हैं, क्या उसमें फ़र्क किया जा रहा है दुनिया में? देखें, इस दफा जो कमिटमेंट्स हुई हैं, अगेन वो बात बिल्कुल ठीक है कि 2035 तक कमिटमेंट हुई है, लेकिन लॉस एंड डैमेज फंड भी कोई आपका मैच्योर नहीं हुआ। उसमें $788 मिलियन की कमिटमेंट थी। इस दफा उन्होंने कॉल फॉर प्रपोजल ओपन कर दी, लेकिन एनुअल जो हमारी रिक्वायरमेंट है अडेप्टेशन की वो 300 से 400 बिलियन डॉलर्स की है। और अभी जो पिछली कॉप पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल या अडेप्टेशन फाइनेंस की कमिटमेंट की गई थी, उसकी मोडेलिटीज इस दफा डिसाइड होनी थी। अब मसला ये है कि कॉप 30 पे जो ब्राजील है उन्होंने बेलम एक्शन पॉलिटिकल पैकेज निकाला और 2 रोड मैप अनाउंस किए। पहला रोड मैप कि हम जी ये जो जंगलात की कटाई है, डिफॉरेस्टेशन, इसको रोकेंगे, और दूसरा रोड मैप कि हम फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे करेंगे और साफ तवानाई की तरफ मूव करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, पैसा कैसे डिस्पर्स किया जाएगा, इस पे कोई बात ही नहीं है। तो बिल्कुल ये रोड मैप्स की अनाउंसमेंट अच्छी बात है, लेकिन जब बात ही नहीं होगी तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगे? हाँ, लेकिन कुछ ममालिक का इस पे बड़ा सख्त स्टांस है और पाकिस्तान भी उसमें शामिल रहा है। हम लोगों ने बिल्कुल इसको कोई वेलकम नहीं किया। हम लोग इसमें शामिल हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को जब तक आप हमें फाइनेंस नहीं देंगे तो हमारा नेशनल एक्शन प्लान या अडेप्टेशन प्लान, हम लोग एनडीसीज, हम लोग ये कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते, हमारे पास में नहीं है। इसमें ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद इस पे जरा और डिटेल भी आपसे पूछ लूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर ज़ैनब प्लीज, कॉप के हवाले से आप हमें बता रही थी जो चीज़ें आपने जो मेजरमेंट्स उन्होंने लेने थे, आपने बताया डिफॉरेस्टेशन की बात की, इमदाद की बात की और बाकी चीज़ें जिस पर काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डॉक्टर ज़ैनब, जो मुझे लगता है जो ममालिक इसका हिस्सा बन रहे हैं, यानी जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज, जो बड़े ममालिक हैं सारे, अमेरिका बाकी ममालिक, उनके हवाले से क्या पॉलिसी लेते हैं कॉप में? क्या वो रुकते हैं उन चीज़ों से जो नहीं करनी चाहिए जिससे दुनिया परेशान हो रही है? देखिए, अमेरिका तो इस डिबेट से ही एब्सेंट था। अमेरिका ने तो जब से जो उनके प्रेसिडेंट है उन्होंने तो एक स्टांस लिया हुआ कि क्लाइमेट चेंज है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक होक्स है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अमेरिका इस डिबेट में था ही नहीं और फाइनेंसिंग की कोई कमिटमेंट उन्होंने नहीं की। जहां तक बात है यूरोपियन यूनियन की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम फाइनेंस करेंगे, लेकिन आप ना 150 के करीब इंडिकेटर्स की लिस्ट थमा दी तरक्की पजीर ममालिक को और कहा कि अगर आप ये इंडिकेटर्स पे पूरा उतरेंगे तो आपको पैसा देंगे। अब तरक्की पजीर ममालिक जो पहले ही कर्जे में डूबे हुए हैं, जिनके पास पहले ही पैसा नहीं है, उन्होंने कहा हम कैसे इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। तो ये मसला था। हाँ, जो आपका एक्चुअल लीडर वहां पे इमर्ज हुआ है वो है चाइना। चाइना ने आपके अमीर ममालिक को पूछा भी है और उनको कहा है कि ये आप जो ट्रेड पे बैरियर लगा रहे हैं तरक्की पजीर ममालिक के लिए, ये गलत है। चाइना ने वहां पे फाइनेंस की बात भी की और चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स की मॉडलिटीज पे भी बात की है, कार्बन मार्केट्स की उस पे फ्लोस पे भी बात की है। तो इस वक्त आपके जो बाकी के जो रीजन हैं वो बिल्कुल इस वक्त खामोश बैठे हुए और उनकी हिपोक्रेसी सबके सामने है। लेकिन चाइना जो है वो एक रीजन में एक क्लाइमेट लीडर इमर्ज हो रहा है जो इन्वेस्टमेंट्स कर भी रहा है और करना चाह भी रहा है, और उसने
बाकी लोगों को, बाकी रीजन्स को पूछा भी है वहां पे कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है और ये ज्यादती है उन ममालिक के साथ जिनका क्लाइमेट चेंज में कोई हिस्सा नहीं था लेकिन वो सफर कर रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर एजाज साहब, कॉप, उसके महरिकात और बेहतरी और जो बड़े ममालिक हैं जिनका इसमें हिस्सा था, अमेरिका ने तो वैसे ही कह दिया था, वो पहले ही कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी हम तो इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहते और ना कोई फंडिंग होगी इसके लिए, लेकिन चाइना एक इमर्जिंग लीडर के तौर पे, और चाइना हमेशा बेहतरी के लिए आगे आता है, वो हमें भी पता है, जहाँ जहाँ बेहतरी होगी वो अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन क्या डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि ये ममालिक इनकी वजह से सफ़र कर रहे हैं? ये आई थिंक ये तो एक रिकग्नाइज चीज़ है। बहुत सारी जो पहले भी जो स्टडी होती रही हैं, रिपोर्ट्स बनती रही हैं आईपीसीसी वगैरह की, उसमें ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं कि कौन है जो इसका मुहर्रिक क्या है, कौन कौन उसमें शामिल हैं। चाइना के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है तो वो ये कॉप वगैरह में ज़रूर शामिल हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जितनी भी हमारी जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल ज़रूर करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने रास्ते को मुतय्यन करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ मिलकर हम अपने जो इन्वायरमेंट है, अपने क्लाइमेट चेंज के जो महरुकात हैं उनको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। चाइना के साथ मिलके अगर जो है बाइलैटरल प्लान जिस तरह सीपैक है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर यूज़ करें, हमें जो ज़रूरत है वो दो चीज़ों की बहुत अहम ज़रूरत है। एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंपोर्ट करने की बजाय हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, और एनहांसिंग आवर कैपेसिटी, जो हमारे यूथ है उसमें हम वो स्किल्स डेवलप करें जो कि सिर्फ ये इस हवाले से नहीं बल्कि जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनको हम मिनिमाइज जो है वो कर सके। चाइना इस वक्त एक लीडर के तौर पर इमर्ज हो चुका है और रिकग्नाइज करती है सारी दुनिया इस चीज़ को। हमें हमारे जो उनके साथ एक बड़े अच्छे बायलैटरल हमारे जो रिश्ते हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनको कैश करके हमें जो है एनहांस करने चाहिए अपनी कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जोर देने की ज़रूरत है। आप अच्छा, ये जो सर हम साफ तवानाई की बात करते हैं, इसके हवाले से भी ज़रा हमें बताएं, कैसे मुंतकली होगी इस पर और फौरी मुंतकली कैसे हो सकती है? कोई हमारे पास काम हो रहा है इस पर? मेरे ख्याल में अगर हम देखें जो रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेट जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से हमारा जो इस वक्त जो सोलर की पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा, जो इस वक्त 48% जो हमारा एनर्जी मिक्स है, 48% वो रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हाइड्रल भी है, उसके साथ साथ जो ये गैस है, हमारा जो सोलर है, गैस है, तो ये सारे जो हैं इस वक्त 48% हमारा जो है डिपेंडेंस जो है वो इस चीज़ पे है, जबकि जो हमारे टारगेट हैं 2030 के वो 60% पे इसको ले जाने का है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो यही चाइना की तरफ से ही आ रहा है। लेकिन जितने भी हमारे सोलर सेल हैं, सोलर यूनिट्स हैं, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। जब तक हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे हम डिपेंडेंट रहेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो यूज़ होता रहेगा। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जितना एम्फेसिस हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे दे सके वो कम है। क्या कहेंगे डॉक्टर ज़ैनब, एक तो ये साफ तवानाई और फौरी मुंतकली क्या पॉसिबल है हमारे यहाँ? क्या हम अगले 2-4 सालों में इस पर कोई काम देख लें, उस तरह का जो रिक्वायरमेंट है बैनुल-अक़वामी सतह पर? देखिए पाकिस्तान में तो अगेन मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी डॉक्टर एजाज साहब की, रूफ टॉप सोलर की पेनिट्रेशन हमारी हुई गवर्नमेंट की सब्सिडाइज करने की वजह से, और ये क्लीन एनर्जी की तरफ हम मूव कर गए। और इसी तरह से अगर हम इंडिजिनाइजेशन करें यानी कि इम्पोर्टेड उस पर ना करें और टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में बने तो इसका बहुत फायदा है हमें। जहां तक दुनिया की बात है तो देखें आपकी फॉसिल फ्यूल लॉ भी बहुत स्ट्रांग है। आपके जो पूरा एक रीजन है जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करता है, उसकी इकोनॉमी उस पे है, तो टाइम लगेगा इस चीज पे। हालांकि सारे रीजन्स की इस वक्त विल है कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करें, उसमें फायदा है, उसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है लेकिन उसका रेट ऑन रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा है।
तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन इस सब के लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है। जब तक आपके अमीर ममालिक ग्लोबली फाइनेंस इसमें नहीं डिस्पर्स करते थे, मॉडलिटीज नहीं डिसाइड करते थे, तब तक एक्सपेक्ट करना कि आपकी दुनिया बाकी ममालिक ट्रांजिशन करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। डिस्पैरिटीज जब तक ओवरकम नहीं होती, इनइक्वालिटी ओवरकम नहीं होती, क्लाइमेट जस्टिस की डिबेट रिजॉल्व नहीं होती, तब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस ये गलत होंगी कि साफ तवानाई की तरफ दुनिया मूव कर जाए। अच्छा, हम आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन जहाँ पर साफ तवानाई अभी तक नहीं मुंतकली हो पा रही, वहाँ पर ऑब्वियस है कि एनर्जी के बहुत सारे मीन्स हैं और बहुत महंगी है, उससे बहुत चीज़ें सफ़र हो रही हैं, घर भी सफ़र कर रहे हैं, आम लोग भी कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कि हम सोलर की तरफ मूव कर पाएँ, या सोलर के लिए कोई हमने पहले देखा था अलग पॉलिसी वजह की गई थी, अब बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी, क्या सोलर पे जा सकते हैं? देखिए, सोलर पे बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हमारे मसाइल कुछ और है। हमने पहले शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे आईपीपीज के मसले, कैपेसिटी पेमेंट के इश्यूज हैं, जब तक हमें वो भी रिजॉल्व करने हैं। तो ग्रिड की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। ग्रिड भी हमारा एजिंग ग्रिड है, पुराना ग्रिड है, सप्लाई डिमांड का मसला है। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, जो आपकी गवर्नमेंट अब कर रही है। आपके मॉडलिंग हो रही है, एनर्जी मॉडलिंग हो रही है, कोशिशें जारी हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है कि 2030 से 35 तक हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन करनी है, लेकिन वो कंडीशनल है। कुछ डोमेस्टिक फाइनेंस तकरीबन मेरे ख्याल से 17%, और बाकी आपकी कंडीशनल है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आएगी। अगर तो हमारे पास फाइनेंसिंग आ जाती है तो सोलर बूम मजीद बढ़ेगा। अगर फाइनेंसिंग नहीं होती तो आपके ये जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारे कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल, ये जो सर्कुलर डेट है, ये सारे मसाइल एड्रेस होने में टाइम लगेगा। डॉक्टर एजाज साहब, बिल्कुल लास्ट सेगमेंट होगा हमारे पास, हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। हमारी ज़राअत बड़ी मुतासर हुई है पिछले काफ़ी अरसे में, और ख़ास तौर पे वो फसलें जो हमारा सरमाया हुआ करती थी, कॉटन है और दीगर फसलें हैं, ये बड़ी मुतासर हुई हैं। बड़ी वजह इसकी सैलाब, क्लाइमेट चेंज है, या फिर हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका कम होना है, पानी के मामलात हैं, क्या है? सारी चीजें मिक्स ही हैं असल में। जो इस वक्त जो ट्रेंड्स देखें, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी चीजें देखें, तो हमारा जो ओवरऑल जो वेदर सिस्टम है उसमें काफी चेंज आया है। इसी तरह जब गलत टाइम पे बारिश हो जाती है, सोइंग के वक्त बारिश होती है, नहीं होती, तो उस वक्त उसको मजीद इनपुट की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा सीड जो है वो डालने की जरूरत पड़ती है। फिर वॉश आउट होता है तो उसमें एक्स्ट्रा जो पेस्टिसाइड और खाद की जो है वो जरूरत होती है। तो इनपुट जो है वो वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रहे हैं, और अल्टीमेटली जो जब बाज़ का हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जिस तरह इस बार जो है वो बारिशों का जो बहुत सिलसिला जो हमारी राइस की क्रॉप है उस पे जो है उसका असरअंदाज हुआ। तो मौसम की तब्दीली की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। फिर हमारे यहाँ जो सीड की क्वालिटी है वो भी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क होते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड की जो प्योरिटी है हमारे, वो भी एक जो है क्वेश्चन, यानी खाली एक एलिमेंट नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर, एक एलिमेंट नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो ज़राअत के अपने मामलात से भी जुड़ी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद रही, बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिएगा।